अब हम आपको ये बताएंगे कि ताइवान का नाम सुनकर चीन इतना चिढ़ क्यों जाता है, इतने गुस्से में क्यों आ जाता है। ताइवान भारत से 4000 किलोमीटर दूर स्थित पूर्वी एशिया का एक छोटा सा देश है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। नहीं मानते, बल्कि ताइवान की सरकार का तो यह मानना है कि ताइवान ही असली चीन है, जिसका असली नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जिस चीन को पूरी दुनिया में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है और जहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वो एक नकली देश है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीन में बनने वाले नकली सामान की तरह चीन का अस्तित्व भी पूरी तरह नकली है। 2 दिन पहले यानी इस महीने की 21 तारीख को हमारे अंतर्राष्ट्रीय चैनल वियॉन ने ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें ताइवान के विदेश मंत्री ने चीन के अत्याचारों और उसके खतरनाक इरादों पर खुलकर बात की थी। और उन्होंने चीन पर यह आरोप भी लगाया था कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चीन की वजह से फैला है। खुलकर उन्होंने आरोप लगाए, लेकिन चीन को यह इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं आया और चीन इस बात से चिढ़ गया कि वियॉन ने ताइवान के विदेश मंत्री को मंच क्यों दिया और उन्हें ताइवान का विदेश मंत्री कहकर क्यों संबोधित किया, क्योंकि चीन मानता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान कोई अलग देश नहीं है और एक ना एक दिन ताइवान को चीन में मिला लिया जाएगा, यानी ताइवान चीन का हिस्सा है। लेकिन चीन को वियॉन पर ताइवान के विदेश मंत्री का यह इंटरव्यू इतना नागवार गुजरा कि भारत में चीन के दूतावास को चिट्ठी लिखकर हमारे सहयोगी अंतर्राष्ट्रीय चैनल का विरोध करना पड़ा। भारत में चीन के दूतावास के प्रवक्ता द्वारा लिखी गई यह चिट्ठी इस समय मेरे हाथ में है। मैं आपको वो चिट्ठी पढ़कर सुनाऊंगा और इसमें जो लिखा है वो भी आज आपको जानना चाहिए। यह चिट्ठी चीन के दूतावास ने मुझे संबोधित की है, मेरे नाम से भेजी है। और देखिए उसमें ये क्या लिखते हैं। उसमें लिखते हैं कि वियॉन चैनल ने 21 अक्टूबर 2020 को ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू किया और फिर आगे लिख रहे हैं, इट सीरियसली वायलेटेड वन चाइना प्रिंसिपल एंड सेंट कंप्लीटली रॉन्ग मैसेज टू इंडियन पीपल. The Chinese embassy in India lodges firm opposition and strong protest against WION providing platform for Taiwan Democratic Progressive Party Authority separatist activities disregarding Indian government's long-standing position. यहां पर आपको ये समझना होगा कि चीन का दूतावास अगर वियॉन को, और मुझे ये चिट्ठी लिख रहा है जिसको ये प्रोटेस्ट लेटर कह रहे हैं, इसका उन्होंने शीर्षक भी जो दिया है वो है प्रोटेस्ट लेटर फ्रॉम चाइनीज एम्बेसी स्पोक्सपर्सन ऑन वियॉन ताइवान रिलेटेड इंटरव्यू। तो कोई भी दूतावास जब इस तरह की चिट्ठी लिखता है तो तभी लिखता है जब उसकी सरकार उसे ऐसी चिट्ठी लिखने के लिए कहती है। तो इसका पहला मतलब यह है कि चीन में, वैसे तो चीन ने वियॉन को ब्लॉक कर रखा है, वियॉन को देखना चीन में प्रतिबंधित है, लेकिन चीन की सरकार लगातार वियॉन को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। चीन की सरकार ने भारत में चीन के दूतावास को यह निर्देश दिए होंगे कि वो वियॉन को यह चिट्ठी लिखे और वियॉन को यह बताए कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू किया है। हम ऐसी चिट्ठियों से डरने वाले नहीं हैं। मैं इस चिट्ठी का जवाब जरूर उन्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले इस चिट्ठी को आपके सामने लाना बहुत जरूरी था। इस चिट्ठी में चीन ने ताइवान को अपना हिस्सा साबित करने के लिए कई तर्क दिए हैं। बार बार यह साबित करने की कोशिश की है कि वो ताइवान को अलग देश मानने वालों से खुश नहीं। चीन को खुश करना हमारा कर्तव्य है भी नहीं, हमारी ये ड्यूटी नहीं है कि हम चीन को खुश रखें। हमें इस बात की खुशी है कि हमारी पत्रकारिता की वजह से चीन आज नाराज है और उसे चिट्ठी लिखकर हमारा विरोध करना पड़ रहा है। इससे मीडिया की ताकत का पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि यहां बैठे हुए मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है कि यहां बैठे हुए हजारों किलोमीटर दूर चीन की सरकार वियॉन से परेशान हो रही है। ताइवान पर चीन के दावे की सच्चाई क्या है और ताइवान को लेकर चीन कैसे पिछले 70 वर्षों से झूठ बोल रहा है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले आप ताइवान के विदेश मंत्री की वो बातें सुनिए जो उन्होंने वियॉन को दिए इंटरव्यू में कही हैं और जिनसे चीन इतना नाराज हो गया है। A new report says that China is building up its military presence to invade Taiwan. What is your assessment? It is true that the Chinese are building up their military targeting at Taiwan.
not only they try to build up their missile capabilities, but they also try to build up their conventional capabilities. And I think the target is Taiwan. It's no doubt about it. They're also trying to intensify their military activities around Taiwan. In the last couple of months, we saw the Chinese military activities, especially the activities in the air, have been increasing tremendously. I think what is even more alarming is that the Chinese government does not hide its intention that they may want to use force against Taiwan. So we have been trying to beef up our own defense capabilities to prevent China from thinking that they can take Taiwan over very quickly. The Chinese military is also intruding into the disputed area in East China Sea. They also try to build up their military installations in the South China Sea. And there was also border conflict with India, where the Chinese have been increasing their military deployment. And this is very alarming that China seems to be expanding its force of authoritarianism. Yesterday we ran a detailed report, Dr. Wu, on how much this pandemic has cost the world. People who contract the virus, their body never fully recovers, so there's a cost on your body. Families are going into debt because the cost of treatment is high. And countries are suffering because jobs are being lost, the economies have suffered. Can China be held accountable in a court of law for such a pandemic cover-up? And if yes, will Taiwan testify against Beijing? Well, Taiwan is not one of those countries that is affected very seriously. And if the international community wants to look at the origin of the problem and they want to do a more thorough investigation, that is something that would be very helpful in preventing the next pandemic from taking place. And if there's a need for Taiwan experts to testify or to join in this investigation, I think Taiwan will be very happy to do it. ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने इस इंटरव्यू के दौरान कई बार इस बात को जोर देकर कहा कि ताइवान एक अलग देश है और चीन ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करके उसे मेनलैंड चाइना में मिलाना चाहता है। लेकिन यहां हम चीन से एक सवाल पूछना चाहते हैं। जो इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी उन्होंने दी है और वन चाइना पॉलिसी की बात की है, हमारा सवाल यह है कि अगर वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चीन का हिस्सा है और चीन ये कहता है कि हमें ताइवान को उसका हिस्सा ही मानना चाहिए, तो फिर वन इंडिया पॉलिसी के तहत चीन कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा क्यों नहीं मानता? चीन भारत से एक तरफा उम्मीद क्यों कर रहा है? कुल मिलाकर चीन के दूतावास की चिट्ठी चीन के पाखंड से पर्दा उठाती है, क्योंकि एक तरफ चीन भारत की अखंडता को चोट पहुंचा रहा है और दूसरी तरफ भारत की मीडिया पर यह दबाव बनाता है कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा माने। हमसे चीन की यह नाराजगी कोई नई बात नहीं है। चीन न सिर्फ हमें चिट्ठी लिखकर हमारा विरोध इस तरह से कर रहा है, बल्कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने आपको यह बताया था कि चीन कैसे हमारी जासूसी भी कर रहा है। एक पूरी लिस्ट जारी हुई थी, यह खबर लीक हो गई थी कि चीन भारत में किन किन लोगों की जासूसी कर रहा है और उस लिस्ट में मेरा नाम भी था। और आज एक बार फिर इस चिट्ठी में मेरे नाम ये चिट्ठी लिखकर उन्होंने एक बार फिर से हमें रोकने की कोशिश की है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक लंबी चौड़ी लिस्ट आई थी इस देश के लोगों की, जिसमें नेता भी थे, मंत्री भी थे, सैन्य अधिकारी भी थे। ये सब लिस्ट उन लोगों की थी जिन पर चीन जासूसी कर रहा है, जिनके फोन चीन सुन रहा है, देख रहा है और जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी चीन लगातार ऑब्जर्व कर रहा है। ये लोग कहां जाते हैं, किससे बात करते हैं, किससे मिलते हैं, इनकी विचारधारा क्या है, इन सब लोगों की प्रोफाइलिंग चीन कर रहा था। और उसमें जब मीडिया के लोगों की बात आई थी तो जी न्यूज का नाम था, उसमें मेरा भी नाम था। और अब इस तरह की चिट्ठी आना, इससे आप ये समझ सकते हैं कि वैसे तो WION चाइना में ब्लॉक्ड है, लेकिन WION पर चीन किस हद तक और जी मीडिया पर चीन किस हद तक नजर रखे हुए है। लेकिन चीन के दूतावास की इस चिट्ठी के बाद ताइवान की सरकार की तरफ से भी एक और चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी में ताइवान ने चीन के इन सभी दावों को खारिज किया है और कहा है कि ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा नहीं है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने भी एक ट्वीट करके WION चैनल की तारीफ की है और कहा है कि चीन भारत में
प्रेस की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें खुशी है वियॉन चीन के सामने डट कर खड़ा हुआ है, ऐसा कहना है ताइवान के सरकार का। और उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके वियॉन के बारे में लिखा है, उस इंटरव्यू के बारे में लिखा है और वियॉन की तारीफ की है कि वियॉन आज अकेले अपने दम पर चीन से टक्कर ले रहा है। यानी अब यह मामला जो है यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन गया है और इसके पीछे है वियॉन की वो हिम्मत जो पहले दिन से वियॉन ने दिखाई है जब से कोरोना वायरस को लेकर हमने चीन को एक्सपोज करना शुरू किया था। इतना ही नहीं, वियॉन पर दिखाया गया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू और उस पर चीन की प्रतिक्रिया आज ताइवान के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स पर छाई हुई है और वहां के सभी न्यूज चैनल्स की ये पहली हेडलाइन बनी हुई है। उसके भी कुछ अंश आप देखिए। 航空商务女炮班操作 M112A2 自走炮，巾帼不让须眉。如今高喊着要提升后备战力，那问题来了：退伍的女性志愿役若对上4个月军事训练役男，谁比较强？志愿役，志愿役是觉得女性志愿战力强，因为志愿役的役期比较长。对啊，所以包括女性也一样嘛。是。 女性志愿役目前没被纳入后备教招，现在要评估修法。外界后期退伍女官兵的除役年限，若沿用现行法规，最低应该是45岁。至于其他的后备改革，国防部立院报告，教招次数未来将以专长需要编管，属于中高级专长8年4次，次要专长8年2次，时间也延长到14天，中间有2天可以休假，薪水涨1.5倍，以现在7天来算，下至士兵、上至军官可领4900块到6300块不等，未来新制14天能拿14700块到18900块。倘若中间违纪，视同现役军人办理，该怎么办就怎么办。 Taiwan is on the front line, and we protect ourselves not just to protect our own sovereignty and protect our own territory. We are also trying to protect freedom and democracy. 接受印度新闻台专访，外交部长吴钊燮指出，对岸武力犯台威胁见长。但翻开民进党最新民调，民众是否担心大陆武力犯台？对比9月和10月，虽然增长1%。 तो आपने देखा कि ताइवान में भी यही खबर छाई हुई है और ताइवान के न्यूज चैनल्स भी इस समय वियॉन के बारे में बात कर रहे हैं और उस इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं जिससे चीन को बहुत परेशानी हुई है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा और हम आपको ये बताएंगे भी कि चीन और ताइवान का विवाद क्या है और चीन कैसे ताइवान पर कब्जा करके उसे अपना हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन इसकी शुरुआत हमें एक ताज़ा घटनाक्रम से करनी होगी। हर साल 10 अक्टूबर को ताइवान अपना नेशनल डे मनाता है। इस दिन दुनिया भर में ताइवान के डिप्लोमेट्स अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटे से देश फिजी में आयोजित किया गया, लेकिन चीन को यह बात पसंद नहीं आई और चीन के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की और ताइवान के डिप्लोमेट्स के साथ हिंसा की और इस हिंसा में घायल ताइवान के एक डिप्लोमेट को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद से ताइवान और चीन का विवाद एक बार फिर से विवादों में आ गया।